नमस्कार, द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बादशाह कहलाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी की। कई एक हफ्ते पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और इस मामले में उन पे आरोप है कि वो जहां पे एक बॉम्बे से गोवा जा रहे एक क्रूज पे उन्होंने नशीली दवाओं, उनके ऊपर आरोप है कि नशीली दवाओं की एक पार्टी, रेव पार्टी जिसे कहते हैं, उसमें वो वहां पे मौजूद थे और उनके ऊपर इससे जुड़े तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। उन्होंने इसके लिए एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में बॉम्बे में जमानत की एप्लीकेशन भी दी, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसलिए वो सेशन कोर्ट जाए और अब वो सेशंस कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन डाल चुके हैं। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री विकास पाहवा जी। विकास जी, आपका नमस्कार, स्वागत है द लीगल प्लेटफॉर्म में। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में गई और वहां पर करीब 4 घंटे बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या अधिकार क्षेत्र कोई ऐसा मामला है जो उस मौके पे डिसाइड किया जाता है कि अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं आता है, या कोई इसके सेट रूल है कि हाँ भाई ये मामला है, इस कोर्ट में आएगा या नहीं आएगा? इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी दें फिर मैं आगे सवाल करूंगा। देखिए, ये जो अरेस्ट हुई है ये एनडीपीएस एक्ट में हुई है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जी। एक तो हमारे यहाँ जनरल लॉ होता है, जैसे सीआरपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है। एक हमारे यहाँ स्पेशल स्टैट्यूट्स होते हैं जो एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम को डील करने के लिए सरकार उन लॉ को लेके आती है। तो नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक स्पेशल एक्ट है और स्पेशल एक्ट में जो मुकदमा है वो स्पेशल जज के यहाँ चलता है और वो स्पेशल जज जो है वो एक सेशंस कोर्ट के लेवल के जज साहब के यहाँ उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इस केस में जैसे आपने बताया है, वो आप ज्यूरिसडिक्शन का इशू बता रहे हैं कि जो मैजिस्ट्रेट हैं जिनके सामने आर्यन खान या उनके जो साथी हैं उनको प्रोड्यूस किया गया, उनको बेल एप्लीकेशन को सुनने का ज्यूरिसडिक्शन था या नहीं। देखिए, ये जो ये एनडीपीएस एक्ट है, जैसे मैंने बताया, बहुत स्पेशल एक्ट है। इसमें मैजिस्ट्रेट का रोल बहुत लिमिटेड होता है। मैजिस्ट्रेट का रोल केवल इनिशियल रिमांड देने का होता है, लेकिन बेल एप्लीकेशन सुनने का उनके पास कोई राइट नहीं होता। वो लॉ बिल्कुल सही है। अगर मैजिस्ट्रेट ने बोला है कि मेरे पास कोई राइट नहीं था, तो मैं समझता हूँ पर्सनली कि वो सही था, क्योंकि जो ट्रायल है इस केस में और जो बेल की पावर्स हैं इस केस में, वो केवल स्पेशल जज के यहाँ हैं। तो अगर मैजिस्ट्रेट बेल एप्लीकेशन को सुनते और सुनने के बाद डिसाइड भी कर देते तो वो बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन हो जाता। तो मैं समझता हूँ ये ऑब्जेक्शन तो उन्होंने सही लिया, सही स्टेज पे लिया। बेल एप्लीकेशन केवल स्पेशल जज के यहाँ ही उसकी सुनवाई होनी चाहिए थी। जी। अच्छा, अब इसी से एक छोटा सा जुड़ा सवाल ये है कि जब बेल एप्लीकेशन का ये पता था कि स्पेशल जज के यहाँ सुनवाई होनी चाहिए, स्पेशल एक्ट्स जो है, तो 4 घंटे की बहस का क्या मतलब? देखिए, ऐसा होता है कि मैजिस्ट्रेट्स के यहाँ तो नॉर्मली अगर आप दिल्ली में लेके चलें या यूपी में लेके चलें, तो इधर हमारे इस एरिया में तो मैजिस्ट्रेट का कोई रोल एनडीपीएस में होता ही नहीं है। ठीक है ना? ये जो अगर कोई एक्यूज एनडीपीएस में अरेस्ट होता है तो वो उसके यहाँ स्पेशल जज के यहाँ ही उनको ले जाया जाता है। स्पेशल जज अपना माइंड अप्लाई करते हैं। स्पेशल जज केवल एनडीपीएस एक्ट के केसेस ही देखते हैं, तो उनका जो लेटेस्ट लॉ है या उनका एक्ट है, उनके ऊपर उनकी अच्छी पकड़ होती है। मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो एनडीपीएस के केसेस देखते ही नहीं है। तो इसमें एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो बड़ी पिक्यूलियर है, जो मैं देखता हूँ आजकल बहुत केसेस में हो रहा है, ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, ये इनके पास 24 घंटे का टाइम होता है मुल्जिम को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। जी। तो ये 24 घंटे का अगर पीरियड कहीं लेट नाइट एक्सपायर हो रहा होता है, तो मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि वो 4 साढ़े 4 बजे का वेट करते हैं कि जब 4 साढ़े 4 बजे कोर्ट बंद हो जाएगी, जब स्पेशल जजेस अपनी अपनी कोर्ट से उठ जाएंगे, तो ये ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स के यहाँ एक्यूज को प्रोड्यूस करने की एक नई, जो मैंने देखा है, प्रथा आ गई है। उसका एक फायदा उनको ये होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, कि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अमूमन अपने घर में होते हैं या वो कोर्ट के उस लेवल पे बैठे होते हैं जहां पे वो डे टू डे मैटर नहीं देख रहे होते, वो कोर्ट आवर्स के बाद के मैटर्स देख रहे होते हैं। तो आप लेट नाइट 11 बजे, आप 10 बजे
आप मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में या उनके घर में इनको एक्यूज को प्रोड्यूस किया जाता है, वहां पे केस डायरी प्रॉपर होती नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते नहीं, डिफेंस काउंसिल को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये एक बड़ी मेजर प्रैक्टिकल इशू मैं आपको बता रहा हूं। तो इस केस में एनसीबी को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्पेशल जज के यहाँ इनको प्रोड्यूस करना चाहिए था। अब उन्होंने प्रोड्यूस किया मैजिस्ट्रेट को। एक्ट कहता है जी इनिशियल रिमांड जो है वो तो मैजिस्ट्रेट डील कर सकता है, लेकिन इनिशियल रिमांड के बाद की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो स्पेशल जज के यहाँ होनी चाहिए। तो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि पहला रिमांड तो आपने कर दिया, सेकेंड रिमांड जब आपने किया, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू एज अ लॉयर आई एम सेइंग कि सेकेंड रिमांड की पावर उस मैजिस्ट्रेट को नहीं थी। मैजिस्ट्रेट साहब को इस केस को स्पेशल जज के यहाँ ट्रांसफर कर देना चाहिए था, और अगर बेल एप्लीकेशन भी फाइल हो गई है तो उसको डिसमिस करने की क्या जरूरत थी? उस एप्लीकेशन को आप स्पेशल जज के यहाँ ट्रांसफर कर देते। एक्ट तो कहता है कि मैजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज पे जब वो रिमांड का एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं तो वो कभी किसी भी स्टेज पे उनको लगता है कि नहीं ये मेरा अधिकार नहीं है, ये तो स्पेशल जज का अधिकार है, तो वो एक्यूज्ड को और रिमांड पेपर्स को स्पेशल जज के यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये था, अगर जज साहब को लगता था कि मेरे पास कोई राइट नहीं है तो वो पूरी फाइल को अलॉन्ग विद एक्यूज स्पेशल जज के यहाँ ट्रांसफर कर देते। तो आपको बेल एप्लीकेशन डिसमिस करने की जरूरत ही नहीं थी, बेल एप्लीकेशन ही ट्रांसफर हो जाती और वो आगे स्पेशल जज साहब के यहाँ डील होती। तो मैं समझता हूँ ये 4 घंटे की बहस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए था। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक यंग बच्चा जो है उसको आपने अरेस्ट कर रखा है और उसको जेल में आपने पुलिस कस्टडी भी आपने दे रखी है, उसके बाद उसको जेसी चाहिए या पीसी चाहिए, ये वाला इशू सामने था। तो जब लिबर्टी के इशू सामने होते हैं तो कोर्ट्स को सोल्यूशन ढूंढना होता है। अब बेल एप्लीकेशन डिसमिस करके 2 या 3 दिन का टाइम ही तो वेस्ट हुआ, उससे एक्यूज की कस्टडी बढ़ गई, उसका कोई सोल्यूशन तो निकला नहीं। सो बेसिकली ये जो सारा एपिसोड रहा, बेल एप्लीकेशन फाइल करना, जुरिसडिक्शन पे ऑब्जेक्शन लेना, डिसमिस करना, फिर दोबारा से फाइल करना, मेरे हिसाब से इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। जी जी जी। तो मतलब ये एक तरीके से जिसे कहते हैं कि जो आपने जैसा कि कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं इसका कहीं ना कहीं फायदा भी उठाती है। हम उस मुद्दे पे बाद में आएंगे। अब सीधे आते हैं आर्यन खान के। आर्यन खान की जो गिरफ्तारी हुई है एनडीपीएस एक्ट के तमाम धाराएं हैं उसमें गिरफ्तारी हुई, लेकिन जबकि ये सब जगह ये आ रहा है कि उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ और अभी तक ये भी प्रूव नहीं हो पाया है कि वो वहां पे खुद गए थे या वाकई जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई उनको इनविटेशन था या वो अपनी ओर से टिकट खरीद के गए थे या जो भी सारी चीजें हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए क्या आपको लगता है कि एनसीबी का जो रोल है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो रोल है, वो कहीं ना कहीं हाई हैंडेडनेस जिसे कहते हैं, क्या उस तरीके की कोई मामला है या बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब कुछ जो भी होगा वो बिल्कुल नियम कानून के हिसाब से होगा? देखिए पेरिफेरी पे बैठे हुए अगर मैं इस केस को देखता हूं जिसमें मैं केवल पेपर की मेरे को नॉलेज है, न्यूज़पेपर की या जी सोशल मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी हाई हैंडेडनेस है, क्योंकि नारकोटिक्स के केसेस में जो अरेस्ट होती हैं वो रिकवरी बेस्ड होती हैं, 99% रिकवरी बेस्ड होती हैं। कहीं नारकोटिक ड्रग्स कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसको रिकवरी के साथ अरेस्ट करना, कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है या कोई सेल कर रहा है, उसको रिकवरी के साथ अरेस्ट करना ही नारकोटिक ड्रग्स का पूरा ऑब्जेक्टिव है, इस एक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव है। ये जो एक्ट बना 1985 में, इसका ऑब्जेक्टिव किसी पर्सनल छोटे शख्स को जो कंज्यूम कर रहा है उसको अरेस्ट करके हैरेस करना नहीं है। इसमें इलिसिट ट्रैफिकिंग जो होती है, जो फाइनेंसिंग होती है, जो कार्टेलाइजेशन होता है, उसको रोकने के लिए एक्ट बना हुआ है। तो कार्टेलाइजेशन पे तो अटैक होता नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आप देखिए इंडिविजुअल केसेस में ज्यादा उलझ जाती हैं, जो इलिसिट ट्रैफिकिंग है उसको रोक नहीं पा रही हैं। रोज हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कहीं 100 किलो, कहीं 200 किलो, कहीं 500 किलो ड्रग्स पकड़े गए, उन पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। और ये जो इंडिविजुअल लोग हैं जो कंजम्पशन कर रहे हैं, अब जैसे अगर आप आर्यन खान की ही बात करते हैं तो आर्यन खान के पास से तो कोई रिकवरी नहीं है। उनके पास से उनका ब्लड टेस्ट में शायद जो मैंने सुना है उसमें भी कोई ये नहीं आया कि वो कंज्यूम कर रहे थे। तो ऐसे केस में जहां रिकवरी भी नहीं है, कंजम्पशन का एविडेंस नहीं है और जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस हैं वो थोड़े से क्लाउडी एरिया में हैं, जो कि ये एक डायरेक्ट प्रूफ का केस नहीं है रिकवरी का और कंजम्पशन का, वहां पे अरेस्ट तो बनती ही नहीं है।
तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये इसको सेंसेशनलाइज करने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये अरेस्ट जो है मेरे हिसाब से इट इज नॉट अ फेयर अरेस्ट। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक यंग मैन जो हु इज नॉट अ क्रिमिनल, हु हैज अ गुड बैकग्राउंड, और उसके पास से कोई रिकवरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह रहे चलिए ही इज फ्रॉम अ वेरी फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड फैमिली तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एवरीवन इज इक्वल इन लॉ, लेकिन जहां रिकवरीज नहीं है, जहां रिकवरी का एविडेंस नहीं है, वहां मेरे हिसाब से तो अरेस्ट होनी नहीं चाहिए। वैसे भी अगर ये एक स्मॉल क्वांटिटी का केस होता जैसे हुआ है, आई थिंक इनके जो कॉलीग हैं उनके पास से कुछ 16-17 ग्राम हशीश पकड़ी गई है, वो भी बेलेबल ऑफेंस है, सेक्शन 27 हाँ, बेलेबल वही है। वही 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 मैं आ रहा था इस सवाल पे, जो स्मॉल क्वांटिटी की बात आ रही है। तो ये क्या एक्ट में कुछ ऐसा स्पेसिफाई किया गया है कि स्मॉल क्वांटिटी कितनी होगी? क्या 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, क्या ऐसी कोई मात्रा है? या इसकी मतलब एक जनरल वर्क भाई ठीक है 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कोई स्पेसिफिक लिमिट है इसकी स्मॉल क्वांटिटी? और उस स्मॉल क्वांटिटीज के को लेके एक्ट में क्या मतलब, जो अगर मान लीजिए कोई एक्यूज है तो उसके पास क्या लीगल रेमेडीज है? देखिए ये जो पूरा एक्ट है ये क्वांटिटी बेस्ड है। 1985 में क्वांटिटी बेस्ड नहीं था, लेकिन ये बाद में इसमें अमेंडमेंट आया है और एक शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेचर ने, जिसमें हर ड्रग की क्वांटिटी बताई है। इसमें दो जी एस्पेक्ट होते हैं, एक तो होती है स्मॉल जी क्वांटिटी, एक जी होती है इंटरमीडिएट क्वांटिटी, एक होती है कमर्शियल क्वांटिटी। जैसे अगर आप हशीश या चरस को ले लीजिए, उसकी स्मॉल क्वांटिटी है 100 ग्राम्स और उसकी कमर्शियल क्वांटिटी है 1 kg। तो जिसके पास से 100 ग्राम से कम अगर चरस रिकवर होती है तो वो स्मॉल क्वांटिटी की कैटेगरी में आता है, और 100 ग्राम से 1 kg के बीच में अगर होती है तो वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी आती है। 1 kg से ऊपर अगर होती है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी आती है। ये एक्ट है स्ट्रिंजेंट एक्ट, स्ट्रिंजेंट अगेंस्ट दोज पीपल जो कमर्शियल क्वांटिटी में डील कर रहे हैं, यानी कि जो सेल एंड परचेज में या मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रहे हैं उनके लिए है। और उनकी पनिशमेंट ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व, जो ट्रैफिकिंग में है, ट्रैफिकिंग में फाइनेंस, इन्वॉल्व इन, जी, जी, या एक्सपोर्ट जी इंपोर्ट में है, उनके जी लिए पनिशमेंट भी स्ट्रिंजेंट है और बेल के प्रोविजन भी स्ट्रिंजेंट है। लेकिन जो सेक्शन 27 है जिसमें कंजम्पशन है, और कंजम्पशन का मतलब है आदमी खुद कंज्यूम कर रहा है, उसके पास तो 1 kg होगा नहीं। सेल्फ कंजम्पशन की क्वांटिटी हमेशा कम होती है, और अगर वो जी स्मॉल से भी कम है, जैसे इसमें तो आप 13-14 ग्राम की बात कर रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी 100 ग्राम्स। तो मैं काफी ताज्जुब है इस बात का कि 13 ग्राम के केस में और नो रिकवरी के केस में एक्यूज को अरेस्ट किया जा रहा है, जो बहुत स्ट्रेंज है मेरे हिसाब से। क्योंकि एक्ट का पर्पस ये नहीं है, एक्ट का पर्पस है आपको कार्टेलाइजेशन को और इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकना, जी और ये क्वांटिटी बेस्ड है, तो क्वांटिटी के हिसाब से आप एक्शन लीजिए। तो मैं समझता हूँ जी कहीं थोड़ा सा इसको सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया में ज्यादा इसकी पब्लिसिटी हो रही है, लोग इसको बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये ओवरऑल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इट इज वेरी जी डेट्रीमेंटल। जी जी मतलब मीडिया में जो इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है, चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे टीवी चैनल्स हो या न्यूज़पेपर्स, उसमें एक उसकी वजह ये है कि एक हाई प्रोफाइल फैमिली कह सकते हैं, हाई प्रोफाइल फैमिली है, ऑब्वियस सी बात है, हाई प्रोफाइल फैमिली, उससे रिलेटेड मामला, इसलिए हर आदमी इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो भी शाहरुख खान जैसे, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है, इसी वजह से शायद। तो क्या आपको ये लगता है कि एनसीबी का कहीं इसमें मतलब, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से उनको भी ये लगता है कि ये मामला अगर कुछ इसमें निकलता है तो हमारी थोड़ी वाहवाही ज्यादा होगी, अगर मान लीजिए ये लोग जो पकड़े गए लोग वो दोषी करार होते हैं? देखिए एज अ लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, मैं बहुत खुश हूंगा अगर एनसीबी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको अरेस्ट करेगी। मैं आई विल बी मैं ओपनली किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके उनको शाबाशी भी दूंगा और उनको अप्रिशिएट भी करूंगा कि आपने जी इतने बड़े जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ उसका कंसाइनमेंट कहीं आया है, आपने वो पकड़ा, और उसके बाद आपने जो मेन लोग हैं, जो मेन शख्स हैं, जो मेन ऑपरेटर्स हैं, आप उनके खिलाफ अगर एक्शन लेते हैं, देन विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन इंडिया कि भाई आप यू आर डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन हाँ, अगर आप कोई हाई प्रोफाइल शख्स को, भाई आई डोंट नो मिस्टर शाहरुख खान, मैं तो जानता नहीं उनको, लेकिन कोई भी, ये तो आज शाहरुख खान है, कल कोई भी हो सकते हैं, कहीं कल कल जी हम सबके बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हो सकते हैं। जी हम जी समझते हैं, मैं एज अ लॉयर ये कहना चाहता हूं कि लॉ का एप्लीकेशन फेयर होना चाहिए।
और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं किसी के, दैट यू हैव टू अरेस्ट समवन विद अ प्रोसीजर ड्यूली एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो आर्टिकल 21 कहते हैं, वो हर एक के लिए बराबर है, चाहे वो छोटा रिक्शा पुलर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई हाई प्रोफाइल आदमी है। इस केस में मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी हाई हैंडेडनेस है, और एनसीबी इज नॉट फेयर। आई एम टेलिंग यू, आई एम सेइंग ओपनली, इट्स Okay. नॉट फेयर, क्योंकि दे हैव टू गो बाय द लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मैं यहाँ पे आपको मैं जानना चाहूंगा कि वो पॉइंट्स आप बता सकते हैं कि जहां पे आपको लगता है कि एनसीबी फेयर नहीं है। देखिए, मैं पहले कहूंगा अरेस्ट ही फेयर नहीं है। अरेस्ट ओके के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड फेयर नहीं है, क्योंकि ये अगर ये बेलेबल ऑफेंस है, तो बेलेबल ऑफेंस में पुलिस कस्टडी रिमांड कहां से, वो मैंने तो आज तक देखा नहीं कि बेलेबल ऑफेंस में पुलिस कस्टडी रिमांड हो रहा है। चलो 1 दिन का हो गया, उसके बाद 5 दिन का और हो गया। 6 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड तो मर्डर केसेस में नहीं मिलता, और ये बेलेबल ऑफेंस में हो रहा है। जी तो मेरे जी को जी बहुत ही ज्यादा, एज अ डिफेंस काउंसिल, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। और जो ओके बेलेबल ऑफेंसेस हैं, उसमें सेक्शन 436 जो है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि बेलेबल ऑफेंस में पुलिस को अरेस्ट करने के बाद इमीडिएटली बेल देनी चाहिए। पुलिस ने अगर बेल नहीं दी और कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, तो कोर्ट को इमीडिएटली बेल देनी चाहिए। बिल देनी और चाहिए। कोर्ट की जो ऑब्लिगेशन है वो ये है कि अगर एक्यूज ने अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं की है, तो आप एक्यूज को कहेंगे जी आपने बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं किया, आप फाइल करिए, क्योंकि ये तो बेलेबल ऑफेंस है। जी और इस बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट भी हो रही है, पुलिस कस्टडी रिमांड भी हो गया, जुडिशियल कस्टडी रिमांड भी हो गया, मेंटेनेबिलिटी पे भी आर्गुमेंट हो गया, अब कोर्ट ऑफ सेशंस में बेल जी चली गई है। जी तो कहीं जी ना कहीं ये पूरा आर्टिकल 21 के बिल्कुल अगेंस्ट है। और इसमें ओके मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। रीजन ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 जजमेंट हैं। जो कन्वेंशनल जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, वो तो कहता है जी ऑल ऑफेंसेस अंडर एनडीपीएस एक्ट आर कॉग्निजेबल। मतलब अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में भी डील कर रहे हैं, तो भी आप अरेस्ट हो सकते हैं। कॉग्निजेबल का मतलब है विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करने की पावर। अरेस्ट करना। जी लेकिन लेकिन जो पहला जजमेंट है, मूलर का जजमेंट जो है बॉम्बे हाई कोर्ट को, वो ये कहता है कि जो स्मॉल क्वांटिटी है वो बेलेबल है, और जो हायर क्वांटिटीज हैं उसमें सेक्शन 37 का बार है, उसमें आप नॉन अवेलेबल होगा, उसमें आप सेटिस्फाई करिए दैट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस। लेकिन जो सब्सिक्वेंट जजमेंट आया है, रिया चक्रवर्ती का जजमेंट, जी जिसमें रिया चक्रवर्ती को बेल भी मिली, लेकिन वहां जज जी साहब ने पहले वाले जजमेंट को डिस्टिंग्विश कर दिया और ये होल्ड कर हम्म, दिया कि एनडीपीएस में क्वांटिटी कोई भी हो, सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है। अनफॉर्चुनेटली वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, क्योंकि उनको बेल मिल गई। जब बेल मिल गई तो उन्होंने सोचा हमें हम्म, चैलेंज करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये जो फाइंडिंग है जी उस कोर्ट की, यानी कि दो हम्म, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं। अगर सेकंड हम्म, व्यू में बिल्कुल जज साहब अपनी ही कोर्ट के कोऑर्डिनेट बेंच से एग्री नहीं कर रहे, तो उनको डिसएग्री करने का कोई राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं, तो आप लार्जर बेंच को इसको रेफर करिए, भेज आप दी डिवीजन बिल्कुल बेंच को रेफर बिल्कुल करिए। तो इसमें डिवीजन जी बेंच को रेफर नहीं हुआ, 2 कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट बॉम्बे हाईकोर्ट के आ गए। अब बॉम्बे के लॉयर्स परेशान है कि हम पहले को माने या सेकंड को माने। लेकिन लॉ फिर भी क्लियर है कि पहला हम्म, जजमेंट जो है, अगर पहला जजमेंट को डिस्टिंग्विश करके हायर बेंच को नहीं दिया गया, तो पहला वाला जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो अब जी ये इस असमंजस में, इस डिलीमा में ये केस सेशंस कोर्ट में चला गया, और एक देयर इज अ यंग मैन हु इज इनसाइड जेल, तो अनफॉर्चुनेटली। इसका मतलब ये भी है कि एक न केवल इस डिलेमा में जो कानून के लेवल पे तो जो होगा वो होगा, एक अगर मान लीजिए मैं उसको इनोसेंट भी नहीं किया तो उसका लीगल राइट जो है वो उसको मिल नहीं पाएगा। उसका अपना जो लीगल राइट है, कोई भी एक्यूज है उसको अपना लीगल राइट नहीं मिल पाएगा। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है कि इस मामले पे मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा हूँ एक सवाल के लिए, कि कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि इस पे हाईकोर्ट को क्या कहते हैं संज्ञान लेके खुद कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, खासकर ऐसे मामलों में? देखिए, वो जो मैं दोनों जजमेंट आपको बता रहा हूँ, वो बॉम्बे हाईकोर्ट के ही हैं। जी अब ये सुओ मोटो तो बॉम्बे हाईकोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, इट्स एन इंडिविजुअल केस। उसमें बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है, तो वो कंसर्न कोर्ट ही उसको डिसाइड करेगी। जी लेकिन जी हाँ, अगर ये हाईकोर्ट जाता है, तो हाईकोर्ट को पोजीशन क्लेरिफाई करनी चाहिए, कोई जी ना कोई जी रिट फाइल होनी चाहिए इसमें। क्योंकि जो ये रिट जुरिडिक्शन होता है, जो हाईकोर्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिट जुरिडिक्शन जो होता है, वो इसी पर्पस के लिए होता है कि जहाँ पे जी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हों, जहाँ जहाँ पे दो डाइवर्जेंट व्यूज हों, जहाँ कंफ्लिक्टिंग व्यूज हों, वहां डिवीजन बेंच इंटरफेयर करती है और वो उस लॉ को क्लेरिफाई कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस केस में, क्योंकि इसके बड़े वाइड रैमिफिकेशंस हैं,
ये तो आज एक केस है, कल कोई और भी केस हो सकता है। भाई हम लॉयर हैं, तो हम एटलीस्ट इसको एजिटेट कर सकते हैं। आम आदमी तो इसको एजिटेट भी नहीं कर सकता। वो सफरर होता हमारे ख्याल से आम आदमी को तो पता भी नहीं होगा कि इस तरीके के जजमेंट्स का उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसमें बहुत सारे ऐसे बिल्कुल। एनडीपीएस के केसेस हैं। कल मेरे को शायद एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के केस में बहस करनी है। वो 2 साल से एनडीपीएस में एक शख्स अंदर बंद हैं। जब मैंने पूरी फाइल पढ़ी, तो मैंने देखा उनके खिलाफ जो एविडेंस है, वो इनएडमिसिबल है और वो सुप्रीम कोर्ट के अच्छा। जजमेंट से कवर्ड है। तो मैंने ब्रीफिंग काउंसिल ओके। से पूछा, मैंने कहा जी ये तो जजमेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कवर्ड है, ये 2 साल से अंदर क्यों बंद है? कहते जी ये तो बहस ही नहीं हो रही है, अभी बहस होगी तो हम उनको बताएंगे। तो एक इनएडमिसिबल एविडेंस के केस में एनडीपीएस एक्ट में एक शख्स 2 साल से बंद है और उनके बेल की कोई बिल्कुल सुनवाई नहीं है। तो बिल्कुल ये तो एक आम आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक सवाल और, 2 सवाल है मेरे पास। एक सवाल पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ये पार्टी जहां पे हो रही थी, जो लोकेशन है, किसी भी क्राइम में जो लोकेशन है, और खासकर जो स्पेशल एक्ट की आपने बात की, स्पेशल कानूनों की बात की, उस लोकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? वो बिल्कुल उनकी, इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक क्रूज पे हो रही थी ये पार्टी, तो वहां पे सब लोग पकड़े गए, तो उनकी कितनी जिम्मेदारी, उस क्रूज कंपनी की कितनी जिम्मेदारी? देखिए, ये मेरे को लगता है थोड़ा-सा ग्रे एरिया है, क्योंकि जो प्लेस ऑफ अरेस्ट है वो थोड़ा-सा जो पेपर में आ रहा है वो अभी भी डाउटफुल है, कि वो उस शिप के अंदर है या शिप के बाहर है, या ये लोग अंदर गए या नहीं गए। ये थोड़ा-सा, आई थिंक इस पे मेरे को बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मैं जी। प्रिज्यूम कर रहा हूँ, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये इंसिडेंट अंदर हुआ है शिप के, हम्म। तो शिप के ओनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जी। ये ये एनडीपीएस एक्ट जो है, इसमें कोई वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं है। इसमें अगर अच्छा। शिप में 1000 आदमी है और अगर कोई आदमी बिना किसी की परमिशन के छुपा के कोई ड्रग अंदर लेके आता है, तो हम्म। उसमें शिप कंपनी को कैसे पता चलेगा? वो तो आप शिप हम्म। कंपनी का है, वो तो कहीं भी हो सकता है, मॉल में हो सकता है, सिनेमा हॉल में हो सकता है, रेस्टोरेंट में हो सकता है। तो ऐसी जी। कोई वाइकेरियस लायबिलिटी उनकी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया, उन्होंने इस तरीके हम्म। से एडवर्टाइज़मेंट किया कि रेव पार्टी है, यहाँ पे ड्रग्स हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ वहाँ कहीं न कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है। तो ये हम्म। इन्वेस्टिगेशन की बात है इसमें, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, तो मैं ऑफ द कफ कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैटर्स जुडिस है। तो मेरिट पे मेरे लिए बोलना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, मैं लॉ पे ज़रूर आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, मेरिट पे मैं थोड़ा-सा कंस्ट्रेंट हूँगा डिस्कस करने के लिए। जी। 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 अच्छा, एक चीज और जो आपने, मैं नहीं चाहूंगा कि हाँ वाकई आप कोई ऐसी बात कहें जो मतलब अगेंस्ट द लॉ हो या क्या कहते हैं वो, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? क्योंकि अगर मान लीजिए 1000 लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं किसी एक लोकेशन पे, तो वहां पे उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम से कम बनती है कि वो ऐसी चीजें ना होने दे। बिल्कुल, बिल्कुल 100%, 100%। देखिए, जैसे फायर सेफ्टी रूल्स हैं। जब हम्म। आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या आप कोई शिप को सेल करना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि फायर ना हो जाए। उसके हम्म। सेफ्टी के रूल्स होते हैं। ऐसे ही ये ड्रग हम्म। पॉलिसी भी मेरे हिसाब से होनी चाहिए, कि जी। ड्रग जो ये मेनेस टू द सोसाइटी है, इसको हम्म। कैसे कर्ब किया जाए, इसको कैसे रोका जाए। जी। इसमें जी। सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए, इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। पनिशमेंट के तो हैं, हम्म। पनिशमेंट के हैं और प्रिवेंटिव डिटेंशन के भी हैं, कि जो आदमी बार-बार किसी ड्रग्स में डील कर रहा है, उसको प्रिवेंटिवली भी अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसा भी लॉ है हमारे पास। लेकिन ऐसी जी। पॉलिसी नहीं है कि आप किसी पब्लिक प्लेस में कैसे किसी पब्लिक अथॉरिटी को या प्राइवेट एंटरप्राइज़ को आप गाइड करें कि आपको ये रूल फॉलो करना है, जिससे कि आपके यहाँ कोई ऐसा ड्रग का कंजम्पशन ना हो। जी। मैं समझता हूँ एज़ ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़रूर ऐसा होना चाहिए। प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दे हैव टू मेक श्योर कि ऐसी इस तरीके की कोई कंजम्पशन, सेल, परचेज़ जो है वो उनके प्लेटफ़ॉर्म पे ना हो। ऐसा जी। ज़रूर होना जी। चाहिए। जी। 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 अच्छा, एक आखिरी सवाल। अभी हम लोगों ने बात की थी क्वांटिटी की, 100 ग्राम, आपने उसमें लिमिट भी बताई कि कितनी लिमिट है, कितनी लिमिट नहीं है, और एनसीपी की आपने हाई हैंडेडनेस की बात कहा कि हाँ वो हाई हैंडेडनेस है। कुछ दिनों पहले ही गुजरात के एक एयरपोर्ट पे क्या कहते हैं, सी पोर्ट पे 3000 किलो क्या कहते हैं नशीली दवा पकड़ी गई। उस मामले को, वो मामला कहीं नहीं सुनाई दे रहा है। क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे?
एनसीबी की भूमिका को लेकर? देखिए, मैं वही आपको बता रहा था कि अगर वो वाला मामला इस लेवल तक इन्वेस्टिगेट होता और इस लेवल तक अरेस्ट होती, उसमें कोई हाई प्रोफाइल आदमी इन्वॉल्व होता, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता उस बात को कि अगर सपोज हाई हाई लेवल कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन, सेल एंड परचेज को आप रोकेंगे, सपोज आप कह रहे हैं 1000 केजी या जो भी आप क्वांटिटी बता रहे हैं, अगर आप उसने आपको वो आपने सीज कर ली और आपने लोगों को अरेस्ट कर लिया, तो आपको छोटे मोटे अरेस्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही तो कॉन्ट्राबैंड है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होके इन इंडिविजुअल लोगों के पास आ रहा है। अगर आपने एंट्री लेवल पे एक्शन ले लिया, एंट्री लेवल पे आपने अरेस्ट कर ली, एंट्री लेवल पे सर्च और सीजर हो गया, तो कंजम्पशन तो आपके पास कभी आएगा ही नहीं। तो इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जो बिग प्लेयर्स हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना जरूरी है। मैं समझता हूं एनसीबी के पास तो इतनी मैसिव पावर्स हैं, फोकस अगर वहां रखेंगे तो ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, जो ये इसमें जो अरेस्ट हुए हैं, अगर सजा होती है तो कम से कम कितनी सजा है और ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा हो सकती है, ये मैं चाहूंगा कि ताकि हमारे दर्शक भी जान सके, सिर्फ देखिए, जानकारी के लिए। जो कंजम्पशन वाला सेक्शन है, सेक्शन 27 जो मैंने आपको बताया था, जी उसमें कुछ जी ड्रग्स मेंशन है शेड्यूल में, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में रिकवर होता है तो 1 साल तक की सजा है, और जी अगर वो शेड्यूल से बाहर हैं तो शायद 3 महीने या 6 महीने की सजा है। जी लेकिन अगर इंटरमीडिएट क्वांटिटी में कोई डील कर रहा है, सपोज 500 ग्राम, तो 500 ग्राम 100 जी और 1 केजी के बीच में आ गया, जी उसमें जी 1 दिन से लेके 10 साल तक की सजा है। जी और अगर कोई कमर्शियल क्वांटिटी में डील कर रहा है, उसमें मिनिमम 10 साल की सजा है, मैक्सिमम ओके 20 है। सो 1 ईयर, देन 10 ईयर एंड देन 10 टू 20 ईयर, ये 20 कैटेगरी years, है। okay. जी, जी, जी दैट्स राइट। जी 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 जी। विकास पावा जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास पावा जी, जिनका मानना है कि इस मामले में गिरफ्तारी कहीं ना कहीं गलत हुई है, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए गिरफ्तारी हुई भी है तो उसकी जमानत आसानी से हो जानी चाहिए थी। वो जो डिले हो रहा है वो कहीं ना कहीं एनसीबी के लेवल स्तर पे कुछ खामी कह लीजिए या उनके हाई एंडेडनेस कह लीजिए, वो उसका मामला है। हम जल्दी ही एक नए मुद्दे पे एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।